हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा है पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग का जो पार्ट 1 है वो कवर किया था, सारे बेसिक्स जितने भी क्वेरीज था। और आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला है। ओके, अभी धीरे धीरे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि हम खुद के लिए एक्सरसाइज वर्कआउट कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होती है, ज़्यादा इफेक्टिव और कौन सी लेस इफेक्टिव है, कैसे आपको एक्सरसाइज को फिल्टर करना हर एक मसल ग्रुप के लिए। तो ये टॉपिक्स की हेल्प से हम आज ये पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखिए आप, हाउ टू चूज बेस्ट एक्सरसाइज। तो बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेगी आपको, हर एक मसल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। बहुत टाइप की मशीन्स, डम्बल्स, बारबेल, केटलबेल, आपका TRX बेल्ट, रेजिस्टेंस बैंड। ओके, लेकिन कौन सा वाला बेटर रहेगा मैकेनिकल के एंगल से, बायोमैकेनिकल एंगल कैसा है उसका, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसका एंगल कैसा है, वो सबको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हमको ये समझना है कि ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स के बेसिस पे ही हम समझ पाएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा लेस इफेक्टिव है। ओके, तो हम ये कवर इसीलिए कर रहे हैं आज की, जब आप आगे वाले चैप्टर में एक्सरसाइज पूरा देखेंगे कि ये इतनी सारी एक्सरसाइज होती है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए, किसी मसल को ट्रेन करने के लिए पूरा लिस्ट होता है एक्सरसाइज का। लेकिन उसमें से आपको कौन सी एक्सरसाइज पिक करनी है अपने शेड्यूल में डालने के लिए, प्रोग्राम में डालने के लिए, तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं पाएंगे कि आप कौन सी एक्सरसाइज पिक करने वाले हैं। ओके गाइस, और एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल। आपको कुछ ऐसे वर्ड जो है कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन हम इसको पूरी तरह से एकदम सिंपल वे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड वर्सेस आइसोलेशन। एक कंपाउंड मूवमेंट होता है, एक आइसोलेशन। ओके, तो कंपाउंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जहां एक से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। ओके, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो या तो उसमें एक जॉइंट मूव हो रहा होगा, और या फिर एक से ज़्यादा दो जॉइंट, फिर या बहुत सारे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट। तो जो एक जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। ओके, और दो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होएगा तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड, मतलब एक जॉइंट से ज़्यादा। ओके, और फिर बहुत ज़्यादा है तो आप उसको मल्टी इसमें ले सकते हैं। ओके, ऐसा आइसोलेशन हो गया, कंपाउंड हो गया, मल्टी जॉइंट मूवमेंट हो गया। तो अपने को ये देखना है कि हमारा जो डेली रूटीन में जो एक्सरसाइज होता है, ओके, उस एक्सरसाइज का और डेली रूटीन में जो आप एक्टिविटी करते हैं उसका मैच होना जरूरी है। आपके डेली रूटीन का मिमिक्री अगर जिम में हो रहा है एक्सरसाइज के थ्रू, इसका मतलब वो एक्चुअल में फंक्शनल एक्सरसाइज है और ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो सारी 80-90% जो एक्सरसाइज है वो हमेशा कंपाउंड ही रहेगा। आप कुछ भी उठाने के लिए नीचे बैठ रहे हैं, या ऐसे झुक रहे हैं, या किसी चीज़ को धक्का मार रहे हैं, या किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, ऊपर से पुल कर रहे हैं, नीचे से पुल कर रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, फेंक रहे हैं, सब जगह आप देखेंगे तो आपका बहुत सारे जॉइंट्स मिलके एक साथ में काम करते हैं और बहुत सारे मसल ग्रुप एक साथ में काम करते हैं। तो आपको दोनों में से ये देखना है कि अगर उस एक्सरसाइज के लिए कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज अवेलेबल है जिम में, तो आपका पहला प्रायोरिटी कंपाउंड मूवमेंट होना चाहिए। ओके, ये आइसोलेशन मूवमेंट जो है, एक जॉइंट वाला जो है, ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको यूज करना है, उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एल्बो में प्रॉब्लम हो रहा है, एल्बो में पेन हो रहा है, तो एल्बो को आप ऐसा सिंगल जॉइंट में लोड नहीं दे सकते हैं। तो इसको अवॉइड करके शोल्डर जॉइंट के आजू बाजू के मसल को कैसे ट्रेन करना है, या फिर समझिए आपके घुटने में प्रॉब्लम है, अगर घुटने में कुछ भी इंजरी है पुराना, या कोई भी इशू हो सकता है, टेंडन वगैरह, तो आप अब घुटने के जॉइंट को लॉक करके बिना घुटने के जॉइंट को यूज किए आप हिप वाले जॉइंट के आजू बाजू जितने भी मसल्स हैं उनको कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि आइसोलेशन मूवमेंट वहाँ काम आता है जहाँ कुछ पर्टिकुलर इंजरी से रिलेटेड इशू है। ओके, पहले चीज़ ये। दूसरा है, या फिर जैसे फिजियो से रिलेटेड एक्सरसाइज, तो फिजियो करते हम, तो फिजियो का मेन जो मोटिव क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी इंजरी होता है तो ज़्यादातर टाइम आपके कनेक्टिव टिश्यू में इंजरी होएगा, मसल के अंदर टिश्यू में नहीं होएगा। बहुत कम चांस में ऐसा होता है
कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू मसल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव है, सॉफ्ट होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। मसल कनेक्टिव टिश्यू का 4-5 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कम से कम बता रहा हूँ आपको। तो कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा इंजरी होता है। जब कनेक्टिव टिश्यू में इंजरी हो जाता है तो उसको हील करने के लिए आप ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं कंपाउंड मूवमेंट के थ्रू। तो जितने भी फिजियो की रिलेटेड एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि सिर्फ एक जॉइंट के मूवमेंट के थ्रू, चाहे आपका घुटने का हीलिंग रहेगा ऐसा वाला जो आप लेग एक्सटेंशन में या फिजियो वाले जो एक्सरसाइज करवाते हैं, या फिर एल्बो का रहेगा तो हल्का हल्का ऐसा मूवमेंट करा के। तो आइसोलेशन मूवमेंट जो है, जहाँ सिंगल जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, वो 2-3 कंडीशन में यूज होता है। या तो आपका पहले से प्रॉब्लम है लेकिन आपको एक्सरसाइज करना है, दूसरा फिजियो की कंडीशन में फिजियोथेरेपी कराते टाइम ये आइसोलेशन मूवमेंट का ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो ये आपको समझना है बेसिक चीज़। और या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसका कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसको कंपाउंड मूवमेंट के थ्रू हम नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक ही जॉइंट पे मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका लेग कर्ल, हैमस्ट्रिंग के जो मसल्स हैं, अब हैमस्ट्रिंग मसल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, घुटने को, समझो ये आपका लेग है तो आप ऐसे नीचे दबा रहे हैं। ओके, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स सिर्फ ये सिंगल जॉइंट पे काम कर रहा है। आपका घुटने, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है उसका मेन काम क्या है, आपके घुटने को पीछे की तरफ फोल्ड करना है, घुटने का फ्लेक्शन करना है। ओके, तो घुटने का फ्लेक्शन करना, अभी इसमें आप कंपाउंड मूवमेंट जो एक्सरसाइज करते हैं जैसे स्क्वाट हो गया या फिर आपका लंजेज स्टेप अप हो गया, उसमें इनडायरेक्टली आपका हैमस्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन डायरेक्टली डोमिनेंटली हैमस्ट्रिंग काम नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है कि हैमस्ट्रिंग के जो 4 मसल्स हैं उसमें से नीचे वाला जो जॉइंट है घुटने का, उसमें चारों मसल्स लगे हुए हैं घुटने के जॉइंट को क्रॉस करके, लेकिन आपका जो हिप जॉइंट है उसको चारों मसल ने क्रॉस नहीं किया। उसमें से एक मसल जो है उसका जो हेड है वो छोटा है, वो हिप के ऊपर वाला जॉइंट पर जाके नहीं लगा। तो 3 मसल क्रॉस किए हिप जॉइंट को, लेकिन एक जॉइंट नहीं किया, तो वो डोमिनेंटली यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हो गया आपका घुटने के जॉइंट के थ्रू ही आप हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। और जब आप घुटने के यहाँ पे फ्लेक्शन करेंगे तो ये एक आइसोलेशन मूवमेंट, इसको आप कंपाउंड वे में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको आइसोलेशन चूज करना है। ओके, ये आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए कि कंपाउंड मूवमेंट हमेशा बेटर होता है आइसोलेशन से। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें एक ही जॉइंट का। तो जब एक जॉइंट पे अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, मसल आपके कनेक्टिव टिश्यू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मसल तो वेट को लिफ्ट कर सकता है लेकिन कनेक्टिव टिश्यू इतना नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यूज हैं जितने भी कनेक्टिव लिगामेंट वगैरह, टेंडन वगैरह, तो उस पर ज़्यादा लोड आएगा तो उसकी इंजरी के चांसेस ज़्यादा। इसलिए आपने देखा रहेगा एल्बो से रिलेटेड कभी कभी पेन होता है, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल पेन हो, लंबे टाइम से चल रहा हो, या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स खेल रहे, जैसे बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे, तो उसमें कैसे आपको ऐसा किक ये वाला मूवमेंट बार बार होता है, इसकी वजह से ये एल्बो का जो है टेंडिनाइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बार बार एक जॉइंट का यूज हो रहा है। ओके, तो आइसोलेशन मूवमेंट में जॉइंट के मसल के बजाय जॉइंट पर ज़्यादा लोड आता है, जॉइंट ज़्यादा टारगेटेड एरिया रहता है, इसीलिए आइसोलेशन में ये प्रॉब्लम होता है, पहली चीज़। और दूसरा, जब भी आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं तो कंपाउंड मूवमेंट में क्या होगा, ज़्यादा मसल और ज़्यादा जॉइंट्स, तो जितना भी हम लोड देते हैं मसल्स को वो वेट बीयरिंग जॉइंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक जॉइंट से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट होएगा तो क्या होएगा, वेट जो है वो जॉइंट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो वो इतना लोड नहीं आएगा एक पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पे। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 2 टाइप का जैक होता है, गाड़ी का टायर पंचर होता है तो उस गाड़ी को उठाने के लिए जो जैक लगाते हैं उसमें आपने देखा रहेगा 2 टाइप का जैक होता है। एक जैक होता है सिर्फ ऐसा वी शेप में, तो जैसे ये समझो ये जैक है, अब जैसे जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा ऐसा खुलता जाएगा, ऐसा सिर्फ एक वी शेप। तो इसमें क्या होगा, ये पहला जॉइंट हो गया, ये आपका एक सिंगल जॉइंट, नीचे जैक का ये बेस है और ऊपर ये गाड़ी पर टिका हुआ। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे ऐसे ऐसे खुलेगा, राइट। ये सिंगल जॉइंट वाला समझिए आपकी ये मूवमेंट है। अब एक जैक आता है जेड वाला, ऐसा जिग जैग वाला, ऐसा बहुत सारे उसके बीच में जॉइंट्स होते हैं और जब उसको आप ओपन करते हैं तो पूरा ऐसा ब्रिज के जैसा खुलता जाता है, राइट। तो अब आप बताइए दोनों जैक में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेड वाला या फिर ये सिर्फ वी वाला? क्योंकि वी वाले पे जब गाड़ी का पूरा लोड आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो उसकी कैपेसिटी से बाहर है तो ये कोलैप्स हो जाएगा,
लेकिन जो जेड वाला जो रहता है जैक, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो ज़्यादा वजन टॉलरेट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा जॉइंट रहेंगे ना, वो वेट जो रहता है वो वेट बीयरिंग जॉइंट्स होते हैं, वो वेट को बियर कर सकते हैं, झेल सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि कंपाउंड मूवमेंट में एक से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होएगा तो मसल ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएगा, कनेक्टिव टिश्यू पे इतना लोड नहीं आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये अपना एकदम क्लियर है कि कंपाउंड मूवमेंट हमेशा बेटर होता है आइसोलेशन मूवमेंट से। उसके रीजन बता दिए, इसमें कम वेट जाएगा, इसमें ज़्यादा वेट जाएगा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा लोड आएगा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ये फंक्शनल मूवमेंट है। डेली रूटीन में जो भी आप काम करते हैं वो कंपाउंड मूवमेंट की मिमिक्री होता है, और आइसोलेशन मूवमेंट से रिलेटेड बहुत कम, रेयरली कोई ऐसा टास्क रहेगा जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, राइट। तो अब आप एक्सरसाइज प्लान करते हैं, जब भी सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट चेक करना है कि ये एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट वाली है या आइसोलेशन वाली है, इसमें कितने जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक जॉइंट है कि एक से ज़्यादा जॉइंट, राइट। तो ये चीज़ अपना पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अभी दूसरा आप देखेंगे तो अनसपोर्टेड वर्सेस सपोर्टेड। अनसपोर्टेड का मतलब जहां आप खड़े हैं, किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं ले रहे, जहां आपका हिप या शोल्डर ब्लेड रेस्टेड पोजीशन में नहीं है, आप बैठे हुए नहीं हैं या लेटे हुए नहीं हैं, तो जितनी भी एक्सरसाइज हम बिना सपोर्ट के करते हैं या कोई मशीनरी का सपोर्ट नहीं है, जैसे आप नॉर्मल एक रहता है नॉर्मल स्क्वाट करते हैं, ऐसा बारबेल को हाथ में लिया और ये वाला नीचे बैठ के ऊपर, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो भी मैं वेट ले रहा हूँ, ओके, इस वेट को मेरा बॉडी, मेरे जो लिफ्ट करने वाले मसल्स हैं मूवमेंट वाले, वो तो बिजी हैं ही, वो तो इंगेज हैं उसको लिफ्ट करने में, लेकिन इसके अलावा जो मेरा कोर मसल है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, क्योंकि मेरा बॉडी वेट के साथ में इधर उधर गिर नहीं जाए, इसके लिए मेरा जो कोर मसल्स है वो सारा कोर मसल इंगेज्ड है। इसलिए जितनी भी आप अनसपोर्टेड एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपका कोर मसल ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। एक होता है स्मिथ मशीन, आप कभी भी देखना स्मिथ मशीन के ऊपर स्क्वाट करते तो क्या होता है, वो मशीन का ऐसा फ्रेम बना हुआ, दोनों तरफ बार लगे हुए हैं, उसमें वो बार ऐसा हॉरिजॉन्टल बार है, तो आप उसको लेके बैठ, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे जाके ऊपर आना, धक्का मारना, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मशीन के अंदर जो वो पाइप लगी हुई वो खुद बैलेंस करता है, मतलब मशीन अपना पाथवे खुद बैलेंस करता। तो जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो उसमें क्या हो रहा है, आपके कोर मसल को चैलेंज नहीं मिल रहा, ओके। और दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आप ये शोल्डर वाला ओवरहेड स्क्वाट कर रहे हैं, राइट। तो अब इसमें अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा हूँ, मेरा नॉर्मल स्टांस है, जैसे मैं हाथ ऊपर किया हूँ, अभी मेरा हाइट बढ़ गया है, तो बढ़ी हुई हाइट में ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है बैलेंस करना, स्टेबिलिटी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर मसल को और ज़्यादा चैलेंज मिलता है। तो जब भी आप शोल्डर ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं या फिर स्क्वाट कर रहे हैं, ओके, तो इसमें क्या हो रहा, अगर मैं बैठ के ओवरहेड प्रेस करता हूँ डंबल के साथ में, तो क्या हो रहा, मेरा हिप रेस्टेड पोजीशन में है, मेरा हिप रेस्ट कर रहा, मतलब मेरा पूरा बॉडी जो एक यूनिट में काम कर रहा था, बीच में से वो चेन ब्लॉक हो गया, वो चेन नीचे वाला पोर्शन रेस्ट है। और जो भी आप एक्टिविटी करते हैं अपर बॉडी के थ्रू, तो लोअर बॉडी से बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि पूरा बॉडी एक यूनिट में काम करता है, राइट। तो अगर आप बैठ के कोई एक्सरसाइज करेंगे तो जहाँ जैसे ही आपका हिप रेस्ट करने लगा, फिर आपका कनेक्शन टूट गया ऊपर और नीचे वाला, तो अब सिर्फ मेरा शोल्डर का यही वाला मसल काम करा और ट्राइसेप काम करा, मेरी बॉडी से जो फोर्स आ रहा था वो बंद हो गया, ओके। तो ये डिफरेंस होता है बैठने और खड़े होके करने में। तो बैठने वाला सपोर्टेड हो गया, खड़े होके करने वाला अनसपोर्टेड हो गया, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सपोर्टेड और नॉन सपोर्टेड में क्या डिफरेंस होता है। जब आप नॉन सपोर्टेड करते हैं, अनसपोर्टेड करते हैं, तो उसमें आपका कोर मसल का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और फंक्शनल मूवमेंट होता है। आप डेली लाइफ में कोई भी काम करते हो तो मशीन की फ्रेम में फंस के फिर नहीं परफॉर्म करते हैं, आपका बॉडी फ्री रहता है ना, तो फ्री मूवमेंट में करते हैं, तो वहाँ भी तो आपका कोर मसल इंगेज होएगा। कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी को धक्का मार रहे हैं तो आपका कोर मसल टाइट होएगा, तो ही आप धक्का मारोगे, तो आप खुद पीछे चले जाएंगे, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया अपना अनसपोर्टेड और सपोर्टेड का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को इंजरी रहेगा बैक का, लोअर बैक का या कोई भी इंजरी रहेगा, तो वो लोग ज़्यादातर सपोर्टेड जो है वो प्रीफर करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा ही है, अगर आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम है और आप ओवरहेड प्रेस करें बैठ के, तो ये और ज़्यादा इंजरी ओरिएंटेड है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप बैठ के कि जब समझो आप बेंच पे बैठे हैं फिर ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं, तो नीचे से जो कुर्सी है, जो बेंच है, आपके स्पाइन को वर्टिकली नीचे से ऊपर की तरफ कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर से आपका बॉडी का वेट
प्लस आपने जो वेट लिफ्ट किया है, दोनों मिलके स्पाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं वर्टिकली, खड़ा एकदम। तो क्या हो रहा, स्पाइन के ऊपर वर्टिकल कंप्रेशर आ रहा, राइट। तो इस प्रॉब्लम, ये कंप्रेसर कहाँ जाएगा, आपका स्पाइन का जो डिस्क है, जहाँ आपका जो बल्ज निकला हुआ है जिसको बोलते हैं ना स्लिप डिस्क, तो वहाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेज हैं। लेकिन अगर यही एक्सरसाइज आप खड़े होके करते हैं तो क्या होएगा, जितना भी वेट है वो स्प्रिंग के जैसा, आपकी पूरी बॉडी उसको स्प्रिंग जैसा लेगा। आपका एंकल जॉइंट, घुटने का जॉइंट, हिप का जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सारे जॉइंट्स मिलके उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको बोलते हैं वेट बीयरिंग जॉइंट। ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं वेट बीयरिंग जॉइंट होते हैं, सारे वेट को बियर करते हैं और इसमें परफॉर्मेंस ईजी हो जाता है और आपका स्पाइन फ्री रहेगा, प्रेशर फ्री रहेगा, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सपोर्टेड और अनसपोर्टेड एक्सरसाइज का। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि अनसपोर्टेड एक्सरसाइज क्यों बेटर होता है सपोर्टेड एक्सरसाइज से। सपोर्टेड एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट लिफ्ट कर भी पाएंगे तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा कोर मसल के साथ में। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग। कितना वेट लिफ्ट करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग गलत फॉर्म टेक्निक के साथ में भी बहुत सारा लिफ्ट करते हैं, लेकिन बाद में उनको जाके प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादा आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरा सेफ एक्सरसाइज में ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा बेनिफिट कहाँ है, आपका रिस्क वर्सेस जो बेनिफिट है उसका मार्जिन देखना है आपको। ओके गाइज, तो ये अपना क्लियर हो गया। कंपाउंड वर्सेस आइसोलेशन, दोनों में से आपको क्या चूज करना है, क्यों चूज करना है, ये आपको समझ में आ गया। ये दोनों में से सपोर्टेड अनसपोर्टेड में से कौन सा चूज करना है, अनसपोर्टेड नॉट सपोर्टेड, ये आपका लास्ट चॉइस होना चाहिए। इनमें से ये क्यों चूज करना है, इसका क्या फायदा है, ये भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, ये है पावर वर्सेस नॉन पावर। ओके, पावर मतलब होता है कितनी स्पीड से आप उसको लिफ्ट किए हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे पावर लिफ्टिंग में ये क्लीन जर्क हो गया, स्नैचिंग हो गया। ओके, ये सारी एक्सरसाइज पावर मूवमेंट, इसमें क्या आप बीच में से रोक नहीं सकते हैं, स्लो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समझो मेरा शोल्डर है, अभी मेरा शोल्डर का जो मसल्स है एंटीरियर, ये इतना हेवी वेट 150 किलो ये लिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको स्विंग कराता हूँ, स्पीड से ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ ला के फिर मैं इसके नीचे घुस गया, फिर ऊपर फेंका, तो क्या हुआ, ये स्पीड की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके, नहीं तो अगर चेस्ट में मैं 100 किलो उठा रहा हूँ तो मैं शोल्डर में 150 कैसे उठा सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो मोमेंट की वजह से, स्पीड की वजह से सब पॉसिबल है। तो पावर मूवमेंट जितने भी हैं वो ज़्यादा सॉलिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको हमेशा पावर मूवमेंट में अगर और नॉन पावर में आपको सेलेक्ट करना तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। पावर का एग्जाम्पल आपने ले लिया, क्लीन जर्क हो गया, स्नैच हो गया, ओवरहेड प्रेस, ये 2-3 पावर मूवमेंट जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो आपने देखा कि पावर लिफ्टिंग या स्पोर्ट्स में जो भी वेट लिफ्टिंग आता है वो सारे पावर मूवमेंट में आते हैं। और जो मशीन के थ्रू या बेंच पे लेट के करने वाले हैं, पुल करने वाले, वो नॉन पावर में आते हैं। ओके गाइज, तो ये अपना हो गया है पावर और नॉन पावर का। तो दोनों में से सेलेक्ट करना रहेगा तो पहला प्रेफरेंस होगा आपका पावर मूवमेंट, राइट। वैसा ही अब ये चौथा टॉपिक, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। आइसोलेटरल और आइसोलेशन, ये दोनों अलग अलग टर्म है। ओके, आइसोलेशन मतलब सिंगल जॉइंट, ये कंपाउंड के साथ। आइसोलेटरल वर्सेस बायलेटरल, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका मतलब क्या, आइसोलेटरल मतलब आपके दोनों लिम्ब साथ में काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं समझो ऐसा मशीन है, लेट पुल डाउन का, चलो एग्जांपल के लिए, तो लेट पुल डाउन में 2 टाइप का मशीन आता है। एक जो एडवांस लेवल का मशीन रहेगा ना, उसमें आप ऐसे पकड़ के ग्रिप को खींचते हैं, तो अगर वो दोनों है ना सेपरेट रहता है, एक को आपने अगर खींचा तो एक ही नीचे आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा, फिर दूसरे को खींचा दूसरा, तो दोनों को साथ में भी खींचने, तो वो ये इंडिविजुअल मूवमेंट हो गया। ऐसा ही एक एडवांस लेवल का लेग प्रेस आता है। आप लेग प्रेस कर रहे हैं तो अगर आपने एक पैर को धक्का मारा तो एक ही पैर आगे जाएगा लेग प्रेस में भी, और दोनों को साथ में किया तो भी वो इंडिविजुअल मूवमेंट हो रहा है, वो बीच में से जो पैड है वो सेपरेट है। तो ये हो गया आइसोलेटरल। आपके दोनों लिम्ब, चाहे वो लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, क्रॉस लिम्ब, दोनों लिम्ब जहां काम करें वो साथ में काम करें, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सेपरेट मूवमेंट हो रहा है। और जो दूसरा है बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट है उसको धक्का मार रहे हैं, आप एक ऑब्जेक्ट को यूज करें तो वो
जो भी मूवमेंट है, जहाँ से भी आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो एक यूनिट है पूरा। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो बाइलेटरल मूवमेंट है उसमें एक यूनिट रहता है, उसको आप सेपरेट दो टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं। तो उसको जब आप धक्का मारेंगे, किसी भी चीज़ को पुल किया, पुश किया, ओके, या लिफ्ट किया, तो उसमें क्या हो रहा, आपका जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा, और वो वीकर हैंड जो है, वीकर लिम्ब को, चाहे वो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, उसको हमेशा सपोर्ट करेगा इनडायरेक्टली। जैसे बारबेल के साथ जितने भी मूवमेंट होते हैं, तो बारबेल में क्या होगा, बारबेल का एक फिक्स ऑब्जेक्ट है, एक फिक्स वेट है, उसको आप धक्का मारेंगे तो साथ में ही कर पाएंगे, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं बारबेल धक्का मार रहा हूँ, इसको नीचे इसको ऊपर रखा तो तिरछा हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया बाइलेटरल और आइसोलेटरल का डिफरेंस। ओके, आइसोलेटरल में हमेशा ये आपको पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है। आपने नोटिस किया रहेगा हर एक इंसान का एक लिम्ब स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है, चाहे वो लोअर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया। ओके, तो ये जो डिफरेंस होता है, ये सिमेट्रिकल जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, ये डिफरेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर आपने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया तो। आइसोलेटरल मूवमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया तो आपका ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों मूवमेंट साथ में हो रहा है लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो जितना मेरा वीक हैंड या वीक लिम्ब मेरा जितना ये मूवमेंट कर पा रहा है उतना ही मेरा डोमिनेट करेगा, राइट। तो ये बैलेंस जो है धीरे धीरे कम हो जाए, बीच का जो गैप है कम हो जाएगा और दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, और वैसा इसमें बाइलेटरल में नहीं होता है। बाइलेटरल में ये सपोर्ट की वजह से वो डिफरेंस हमेशा बना रहेगा आपका स्ट्रांग और वीकर का। ओके, पहला ही। लेकिन ये किस कंडीशन में चूज करना है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी है। ओके, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर समझो बारबेल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ तो ये नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बारबेल से लिफ्ट करेंगे, जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, व्हाटएवर जो भी, वो सब में बाइलेटरल का यूज होता है। तो डेली रूटीन में ऐसा होता है कि कभी कभी हमको एक ही ऑब्जेक्ट को उठाना रहता है और ये डिफरेंस खत्म करने के लिए, तो ये दोनों में से आपको चूज करना। लेकिन आपका पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए अगर आपका फिटनेस गोल जो है ना स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है, कुछ पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड आपका नहीं है टारगेट। ओके, तो ये आपका हो गया आइसोलेटरल वर्सेस बाइलेटरल। ये इसमें दोनों हाथ या दोनों लिम्ब, दोनों पैर आपका जो भी रहेगा वो साथ में काम करेगा, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसमें डिपेंडेंट रहेगा। ओके, पावर और नॉन पावर, ये समझ गया आप। अनसपोर्टेड, सपोर्टेड, कंपाउंड, आइसोलेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एकदम सिंपल, स्मॉल वर्सेस लार्ज। छोटे मसल्स उसके ऑपोजिट में है लार्ज मसल। तो हमेशा बड़े मसल को टारगेट करना है। अगर आपको ज़्यादा लीन गेन करना है, मसल मास बढ़ाना है, जल्दी फैट लॉस करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना, लार्ज मसल्स। अगर आपका एक्सरसाइज में गैप होने वाला है या गैप होने के बाद में आप चालू कर रहे हैं, तो भी आपको हमेशा क्या टारगेट रखना है, लार्ज मसल्स का। बड़े मसल को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा फैट लॉस होएगा, ज़्यादा मसल गेन होएगा। जितना बड़े, वो हमने लास्ट वाले टॉपिक में कवर किया था कि जो मेन फैट लॉस के जो दो फैक्टर हैं, उसमें एक है इंटेंसिटी लेवल ऑफ वर्कआउट और दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ डैमेज। तो ये वाला है वो सरफेस एरिया डैमेज जो आप कर रहे हैं, ये लार्ज होना चाहिए, लार्ज एरिया। ओके, छोटे छोटे मसल्स को ट्रेन करके, टारगेट करके, ब्रेक डाउन करके, माइक्रोट्रामा करके आपको ज़्यादा फैट लॉस होने वाला नहीं है और ना ही आपका मसल का हाइपरट्रोफी होने वाला है। ओके, ये ध्यान में रखो। तो छोटे मसल्स को हमेशा आप प्रेफरेंस नहीं देंगे। बड़ा मसल आपका पहला टारगेट हो रहा। समझो अगर आप 2-3 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, हफ्ता भर की छुट्टी, तो सबसे पहले आपको जाने से पहले बड़े मसल को कवर करना है। बड़े मसल मतलब हमारी पूरी बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स होता है लेग्स के अंदर, ग्लूट्स, फिर क्वाड्रिसेप, फिर हैमस्ट्रिंग, ऐसा सीक्वेंस वाइज। फिर उसके बाद में बैक वाले मसल, लैटिसिमस डोर्सी, ट्रेपीजियस, ओके, लोअर बैक। फिर उसके बाद में चेस्ट, फिर शोल्डर, फिर आर्म्स, फिर एब्स। ओके, तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आपको पता है कि मेरी बॉडी में बड़े बड़े मसल्स कौन से हैं, तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि उनको कैसे ट्रेन करना, अपने शेड्यूल में कैसे डालना है। आर्म्स मार के, एब्स मार के नहीं जाना है छुट्टी पे, और छुट्टी से वापस भी आए तो उस गैप को सुपर कंपेंसेट करने के लिए बड़े मसल को फिर से टारगेट करेंगे। ओके गाइज, तो ये वर्कआउट में ये भी आपको ध्यान में रखना, जब अपना वर्कआउट प्लान कर रहे हैं तो आपका ये कैसा होना चाहिए। और उसके बाद आ गया अपना सिंगल एक्सिस वर्सेस ड्यूअल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंगल एक्सिस वर्सेस ड्यूअल का मतलब होता है कितने एक्सिस का अंदर मूवमेंट हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर मैं बारबेल के साथ में कर रहा हूँ तो ये सिंगल एक्सिस हो गया। अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ बारबेल के साथ,
तो उसमें क्या हो रहा है, जब ये बॉटम में आ रहा है, समझो अगर ये बारबेल के साथ में मैं ऐसे मार रहा हूँ, जैसे ये कॉन्सेंट्रिक फेज में नीचे जाएगा, अब एक पर्टिकुलर रेंज के बाद ये रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं ले रहा हूँ। ये एक यूनिट है, एक यूनिट में काम कर रहा है एक सिंगल एक्सिस की वजह से। ओके, लेकिन यही अगर मेरे हाथ में डंबल है, मैं डंबल से चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, अब डंबल को मैं और नीचे ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, तो ये मेरा न्यूट्रल पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, तो मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको और ज़्यादा बॉटम में ले जा सकता हूँ, राइट। तो ये ड्यूअल एक्सिस हो गया, ये दोनों दो एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है, राइट, और ये हो रहा है एक सिंगल एक्सिस पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जब आप एक्सरसाइज प्लान करते हैं, तो सिंगल एक्सिस वर्सेस, इसमें हमेशा ड्यूअल एक्सिस को प्रेफरेंस देंगे। बॉटम रेंज जो होता है उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज का जो बॉटम रेंज होता है, जैसे बॉटम रेंज का मतलब जब आप ग्रेविटी की लाइन में नीचे आ रहे हैं, फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे, उससे पहले एकदम बॉटम जो रेंज होता है उसमें सबसे ज़्यादा मसल फाइबर एक्टिव होता है, एकदम बारीक से बारीक, छोटे से छोटे मसल ग्रुप भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो एक इमरजेंसी पिकअप जैसा रहता है। आपने देखा रहेगा फ्लाइट जब एकदम से टेक ऑफ करता है तो इंजन पे कितना लोड आता है। अगर समझो ऊपर है, समझो आप 15-20 किलोमीटर ऊपर है और ऊपर से आधे नीचे आके ऊपर जाएगा, तो उसको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल से जब वो उठाता तो इंजन पे सबसे ज़्यादा लोड आता है, इंजन अपना सारा ताकत लगा देता है, राइट। तो ये सेम मेथड यहाँ, ये एक एग्जांपल दिया हूँ आपको, ये सेम मेथड यहाँ पे काम करता है कि जहाँ पर भी आपका बॉटम रेंज रहेगा वो सबसे ज़्यादा मसल पावर एक्टिव होगा। बहुत सारे लोग रेंज में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपने देखा रहेगा जिम के अंदर कुछ लोग हेवी वेट सिर्फ शो ऑफ के लिए करते हैं, हेवी डंबल लेंगे 40-50 का, लेकिन यहाँ तक लाएंगे फिर ऐसे ये वाला रेंज करते हैं, ना तो ब्रीदिंग प्रॉपर हो रहा है ना ही ये बॉटम जा रहा। वही बंदा जो 50 किलो से यहाँ तक हिला रहा है इतना हाफ रेंज में, अगर आप उसको बोले कि इसको बॉटम ले जा, चेस्ट पर टच करा और फिर उठा, तो हालत खराब हो जाएगी, हिलेगा ही नहीं वेट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेंज जो है ये एक तरफ है, ये समझिए कि ये 20% है टोटल रेंज का और ये वाला 80% है, तो टोटल 100 वाली इंपॉर्टेंट रेंज में यहाँ से ये जो 20% है, ये 20% उस 80% का इक्वल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉटम रेंज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप चेस्ट करें पूरा चेस्ट यहाँ टच होना चाहिए, फिर आप उठाइए। अगर यहाँ तक टच होके फिर जा रहा है मतलब आपका वो वेट अपनी कैपेसिटी में काम करा, नहीं तो क्या होता है, अभी कुछ लोग जैसे समझो फॉर एग्जांपल किसी ने 50 का डंबल लिया लेकिन यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा और यहाँ तक धक्का मारे, इसका मतलब वो बंदे का पावर, उसका कैपेसिटी इतना नहीं है 50 किलो का डंबल मारने का, लेकिन वो ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसमें इंजरी के चांसेज हैं, डिजेनरेशन के चांसेज हैं, कुछ भी टेयर हो सकता है। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मसल है वो कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में कितना ही गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको हमेशा कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ के हिसाब से मसल को ट्रेन करना है, मसल की स्ट्रेंथ के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू पे लोड नहीं डालना है। तो ज़्यादातर लोगों का इंजरी होना या फिर फ्यूचर में कुछ पेन होना, पूरे बदन में दर्द होना, ये सारे रीजन का एक ही है कि आपने उसका अब्यूज़ किया है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का अब्यूज़ किया, अननेसेसरी वेट डाला जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आपको चेक करना है कि मुझे कितना वेट डालना चाहिए तो आप पहले उसको प्रॉपर रेंज में लेके आइए, इससे पता चल जाएगा कि ये वेट आपके कैपेसिटी के अंदर है कि बाहर है, ये आपको ध्यान में रखना। तो फुल रेंज में आपको वो रखना। रेंज ऑफ मोशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। ओके, जितना बॉटम रेंज उतना ड्रास्टिक चेंजेस आपके मसल हाइपरट्रॉफी में, फैट लॉस में, ये चीज़ आप ध्यान में रखें हमेशा। तो ये अपना हो गया सिंगल एक्सिस डबल एक्सिस। तो सिंगल एक्सिस की बजाय डबल एक्सिस चूज करना है क्योंकि ये बॉटम तक लेके जाएगा। ओके, और अब है लास्ट पॉइंट अपना मशीन वर्सेस फ्री वेट। ये आपको ध्यान में रखना, मशीन कब यूज करना, फ्री वेट कब यूज करना, इसको हम रिलेट करते हैं इससे कंपाउंड वर्सेस आइसोलेशन से। तो जितनी भी एक्सरसाइज है आइसोलेशन मूवमेंट वाली, ऑलमोस्ट 90% आपको मशीन पे करना है। ओके, और 90% कंपाउंड जो है आपको फ्री वेट के साथ में करना है। ये दोनों का क्रॉस कनेक्शन है, ये आपको चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ। कंपाउंड ये होएगा फ्री वेट के साथ में। ओके,
और ये आइसोलेशन मशीन के साथ में, ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ये ऐसा क्यों है उसका भी हम थोड़ा समझते हैं टॉपिक पे। कंपाउंड मूवमेंट जो है उसमें आप ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हैं, पावरफुल मूवमेंट है, तो इसको मशीन पे करेंगे तो आपका कॉम्प्रोमाइज होएगा। जो सपोर्टेड और अनसपोर्टेड में जो डिफरेंस हमने देखा था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपाउंड मूवमेंट फ्री में करना है, ओके। और आइसोलेशन मूवमेंट जो है ये मशीन पे इसीलिए करना है कि आइसोलेशन मूवमेंट जो है ये सर्कुलर मूवमेंट होता है। कोई भी एक जॉइंट वाला जो मूवमेंट रहेगा उसको आइसोलेशन बोलते हैं, राइट। और आइसोलेशन मूवमेंट का एक सिंगल पिवट होता है, ओके। ये एक सिंगल एक्सिस पे घूमता है। समझो अगर ये मेरा बाइसेप्स है, ओके, यहाँ पे मैंने हाथ में डंबल लिया है, ओके, सॉरी फॉर पुअर ग्राफिंग, ओके, ये हो गया अपना ओके एग्जाम्पल दिया हूँ। तो अभी देखिए ये मेरा बाइसेप्स हो गया, तो ये बाइसेप्स को मैं ये मूवमेंट दे रहा हूँ, ये जॉइंट है मेरा एल्बो का, ये डंबल है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, राइट। ये डंबल इस रेंज में घूम रहा है। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रेविटी की लाइन में काम कर रहा है, और इसके बाद वाला ये रेंज, ओके, और ये पहले वाला रेंज, ये देखिए इतनी रेंज में ग्रेविटी के पैरेलल, ये ग्रेविटी के पैरेलल ऑलमोस्ट सर्कुलर मूवमेंट। तो यहाँ पे मेरे मसल्स को कंटिन्यूस, इस मसल्स को कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिल रहा है, ओके, कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखिए। अभी यहाँ से यहाँ, तो मतलब फुल रेंज में से, इतनी रेंज में से सिर्फ ये वाला बेनिफिशियल पार्ट है, यहाँ पे इतना लोड नहीं आ रहा, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रहा। लेकिन अब आप सोचिए यही एक्सरसाइज आप मशीन पे करेंगे तो मशीन में क्या होता है, वेट स्टेक लगा रहता है, ये प्लेट लगा ऐसा। तो जब भी आप मशीन को यूज करते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, तो क्या ना वेट ग्रेविटी की लाइन में केबल एकदम सीधा खींचेगा इसको, राइट। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ओके। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक भले ही ये सर्कुलर मूवमेंट है, ओके, लेकिन वेट कैसे जा रहा है, एकदम 90 डिग्री ऊपर नीचे, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक आपको सेम टेंशन मिल रहा है मशीन पे, ओके। तो जितनी भी एक्सरसाइज आइसोलेशन है उस एक्सरसाइज को मशीन पे करेंगे तो आपको कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा, जो आपको फ्री वेट में नहीं मिलेगा। फ्री वेट में आधा तो रेंज ग्रेविटी की लाइन में और आधा ग्रेविटी के पैरेलल, तो वहाँ रेंज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसलिए आपको ये फ्री वेट की बजाय मशीन प्रिपेयर करना है आइसोलेशन में, ओके। पहला तो ये कि आइसोलेशन को अवॉइड करना है, ओके। अगर ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी करना है कुछ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, तो आपको हमेशा मशीन यूज करना है, ओके गाइस। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज का, ठीक है। अब इसके बाद में हम पूरा एक्सरसाइज का एक चार्ट बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा, पूरा लिस्ट बनाएंगे एक्सरसाइज का, सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। फिर हम उसमें देखते हैं सेलेक्ट करके कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें, किसको रिजेक्ट करें, किसको लास्ट ऑप्शन चूज करें। तो ये टॉपिक हमने पहले क्यों कवर किया है, क्योंकि अगला जो हमारा चैप्टर आने वाला है उसमें जितनी भी एक्सरसाइज रहेगी आपको समझने में हेल्प मिलेगा कि अब इनमें से कौन सी एक्सरसाइज पिक करना है आपके वर्कआउट प्रोग्राम के लिए, शेड्यूलिंग के लिए, कौन सा एक्सरसाइज आपको पिक करना है जो इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव है। तो अगर आपने ये टॉपिक को समझा नहीं होता तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा एक्सरसाइज। आप सिर्फ यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज़ वाला कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या फैंसी वर्कआउट देख के तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। तो अभी देखो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना, तो जब एक्सरसाइज सेलेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओके गाइज। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। ये हमारा पार्ट 2 कवर हो गया पूरा का पूरा। इसमें अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, कुछ मिसिंग हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन और थोड़ा लंबा खींचेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एकदम मास्टर हो जाएंगे अपना वर्कआउट प्लान करने में। अगर आप सब कुछ सीख गए तो आप खुद को हेल्प करेंगे, दोस्तों को हेल्प करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करेंगे, और आपको ट्रेनर की फीस पे पैसा खर्च करने के बजाय अपने हेल्थ पे सप्लीमेंट पे डालिए, जो भी आपको करना करिए, ओके गाइज। थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, पर ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा, ओके गाइज। थैंक यू सो मच।